हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने और इसमें बेसिकली दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और दूसरी स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आज के इस वीडियो में हम पहली स्टोरी देखेंगे, लेकिन ये चीज मैं आपको अभी शुरू में ही बता देती हूँ कि इन दोनों स्टोरीज के अंदर क्या चीज कॉमन है, और वो है पॉवर्टी, कि किस तरीके से गरीबी बच्चों का बचपन छीन लेती है। इन दोनों ही स्टोरीज में अनीस जंग ने कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, और ये एक्सपीरियंसेस हैं जो अनीस जंग ने खुद से जो इंटरव्यूज लिए हैं कुछ बच्चों के, और जो भारत के अंदर उन्होंने अलग अलग जगह जाकर एक सिचुएशन देखी इन बच्चों की कि किस तरीके से गरीबी की वजह से और जो बचपन में ही कम उम्र में ही जो जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं उसकी वजह से इन बच्चों का बचपन खत्म हो गया। अब ये कैसे हुआ ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। इसके अलावा सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सभी की सभी नोट्स और जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी क्लास 12 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, कोई भी सीबीएसई अगर नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बेटा मेक श्योर आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। जो नोट्स मैं उस पर शेयर करूंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। राइट, तो अब जल्दी से बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग एक बहुत ही शानदार राइटर रही हैं और उन्होंने कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स में एज एन एडिटर भी काम किया है, और इनके दोनों ही पेरेंट्स भी राइटर्स रहे हैं। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो दोनों स्टोरीज हैं वो दोनों स्टोरीज ही एक्सर्प्ट्स हैं। एक्सर्प्ट का मतलब होता है बेटा हिस्सा या पार्ट। तो बेसिकली अनीस जंग ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो अनीस जंग ने ये जो बुक लिखा है, ये दोनों ही स्टोरीज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों ही स्टोरीज अनीस जंग की लिखी हुई इस बुक में से ली गई हैं। और इस बुक में अनीस जंग ने किस बारे में बात करी है, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि वो भारत में अलग अलग जगह गई, वहां पर उन्होंने देखा कि गरीबी की वजह से बच्चों की क्या दुर्दशा है, उनकी क्या हालत है और किस तरीके के स्ट्रगल्स में वो जी रहे हैं, है ना, उनकी जीवन शैली किस तरीके की है। ठीक है, वो सारे एक्सपीरियंसेस इस बुक के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड करे हैं एक तरीके से। तो इस बुक में से ऐसी ही दो स्टोरीज निकालकर हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे पहली वाली स्टोरी जो की है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। राइट, अब यहाँ पर ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, उस लास्ट सेंटेंस से इस पूरे चैप्टर की थीम समझ में आती है हमें। होता है ना कि मैम थीम क्या है, मैसेज क्या है। तो बेटा हर चैप्टर पोएम के अंदर एक सेंटेंस या कई बार तो सिर्फ एक वर्ड ही ऐसा होता है जिससे हमें पूरे चैप्टर का क्या मैसेज हो सकता है या किस थीम पर ये चैप्टर बेस्ड है वो समझ में आ जाता है। इस चैप्टर में वो सेंटेंस ये है, देखिए क्या है। शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn these children to a life of exploitation। मतलब गरीबी और उन ट्रेडिशंस के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है जिसकी वजह से बच्चों का जो बचपन है वो खत्म हो जाता है और उन्हें कैसी जीवन जीना पड़ रहा है, लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। मतलब एक ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जहां पर वो बहुत ही एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। मतलब इतनी स्ट्रगल्स है, उनका लेवल ऑफ स्ट्रगल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देखा जाए तो उनका बचपन रहा ही नहीं। वो बच्चे हैं लेकिन बच्चों का बचपन रहा ही नहीं। अब ये जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे कि किस किस तरीके से इन बच्चों की लाइफ एक्सप्लॉइट हो चुकी है, कि लाइफ बची ही नहीं है, बचपन बचा ही नहीं है। ऐसा क्यों? कम उम्र में कुछ तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आ जाना जो एक समय के बाद आनी चाहिए, वो बचपन में ही जब आ जाती हैं तो ऑफ कोर्स आपका बचपन उसी वक्त खत्म हो जाता है ना। बच्चे जो होते हैं वो अटखेलियां करते हुए, शैतानियां करते हुए अच्छे लगते हैं, जहां पे आप गलतियां भी करते हो तो वो प्यारी लगती है ना। तो उस तरीके से बचपन खत्म हो जाना ही देखा जाए तो वो एक्सप्लॉइट हो चुका। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो चैप्टर पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा। एक वर्ड यहाँ और समझो, ट्रेडिशंस। देखो पोवर्टी तो हमें समझ में आ गया कि गरीबी। ये कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनकी वजह से ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ट्रेडिशंस क्या होते हैं बेटा? रीति रिवाज। यहाँ पर लेकिन ये वर्ड रीति रिवाज के हिसाब से यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब है गलत रवैया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी घर में मान लीजिए बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं और बहुत ज्यादा आवाजें भी बाहर तक सुनाई देती हैं, तो अगर हम कभी कहें कि यार इस घर के अंदर इतनी ज्यादा लड़ाई क्यों होती है, सो उनका नेबर या कोई दूसरा पर्सन जो कि हैबिचुअल हो चुका है इन झगड़ों से, तो वो हो सकता है कहे कि अरे ज्यादा ध्यान मत दो, इस घर का तो यही ट्रेडिशन है, यही रिवाज है यहाँ का। तो
तो वो बेसिकली ये नहीं कह रहा है कि इस घर के अंदर ये रीति रिवाज है कि यहाँ पर तो झगड़े होंगे सुबह शाम, 2 बार खाना खाने से पहले, 3 बार डिनर के बाद नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। इट्स जस्ट कि बैड बिहेवियर जो होता है या गलत रवैया जो होता है या रॉन्ग प्रैक्टिस जो होती है जो चली आ रही है, घर के गलत माहौल के बारे में बताया जा रहा है। तो हम भी कई बार ना कचरा भी रास्ते में पड़ा होता है, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, लेकिन हम उसके इतना हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि वो पड़ा है तो बस पड़ा है, हमें वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, हाँ यही ट्रेडिशन है, यहाँ पर तो ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कचरा डस्टबिन के अंदर है या बाहर है, हाँ ठीक है यही रवैया। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर किसी रीति रिवाज के बारे में नहीं, एक बैड बिहेवियर या रॉन्ग प्रैक्टिस के बारे में बात हो रही है। और वो रॉन्ग प्रैक्टिस किसको लेकर है कि बच्चों का जो बचपन है किस तरीके से खत्म हो रहा है, ठीक है, गरीब बच्चों का जो बचपन है किस तरीके से खत्म हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये स्टोरी देखिए, मैंने आपको बताया था कि अनीस जंग का पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, उन्होंने पर्सनल जो इंटरव्यूज लिए या जो बातचीत करी बच्चों के साथ उसके हिसाब से है। तो एक कॉन्वर्सेशन के हिसाब से ये चैप्टर स्टार्ट भी होता है, राइट। तो देखिए, why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. अब चैप्टर शुरुआत ये क्वेश्चन से होता है कि तुम ये काम क्यों करते हो। अनीस जंग ने ये क्वेश्चन पूछा किससे, साहिब से। ना हु इज साहिब? साहिब बेसिकली एक रैग पिकर है, कचरा बीनने वाले जो होते हैं ना, और वो बहुत ही छोटा बच्चा है अभी, राइट। तो साहिब पूरा नाम है साहिब आलम। तो साहिब से पूछते कि तुम ये काम क्यों करते हो, कौन सा वाला, ये कचरे बीनने वाला काम क्यों करते हो तुम, ठीक है। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जो है साहिब को देखा करती थी, और मैं क्या देखा करती थी कि स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, ये जो कचरा है उसके अंदर कुछ ना कुछ वो तलाश करता रहता था। स्क्राउचिंग मतलब और टटोलना और देखना कि भैया और क्या क्या है इसके अंदर, इस कचरे के अंदर, ठीक है। नाउ गोल्ड, व्हाट इज गोल्ड हियर? इट इज एक्चुअली अ मेटाफर फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल, ठीक है, समथिंग एक्साइटिंग। तो यहाँ पर साहिब जो है वो एक्चुअल में कोई असली गोल्ड, असली सोना नहीं ढूंढ रहा होता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि वैल्यूएबल है वो गोल्ड से कम नहीं है साहिब के लिए, ठीक है। और वो गोल्ड, वो कीमती चीज जो है, वैल्यूएबल चीज क्या हो सकती है? हो सकता है एक जोड़ी चप्पल मिल जाए, चाहे फिर वो चप्पल टूटी फूटी क्यों ना हो, लेकिन एक जोड़ी चप्पल भी मिल गई तो वो इस साहिब का एक सपना सा पूरा हो जाएगा कि चलो मैं नंगे पैर तो नहीं हूं, है ना। या मान लीजिए कोई कॉइन मिल गया, आगे हम देखेंगे तो और भी हमें पता चलेगा, कोई कॉइन मिल गया तो 1 रुपए का कॉइन भी मिल जाएगा तो साहिब के लिए तो अरे वाह आज तो माला माल हो गए। कि जो बच्चा कचरा कचरा बीनता है उस बच्चे के लिए तो 1 रुपया मिल जाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज वो हो जाती है कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया है, उसको कोई गोल्ड मिल गया है, राइट। स्क्राउचिंग का मीनिंग फिर से बता देती हूँ, चीजें टटोलना। इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर इसको लेकर क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्राउचिंग इन दिस पैराग्राफ, ठीक है। तो ऑप्शंस ऑफ कोर्स ये होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, टटोलना और डीपली सर्च करना, ठीक। आगे, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he lives now. अब ये लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? ये लोग दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं जिसका नाम क्या है, सीमापुरी, ठीक है। आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा कि दिल्ली के जो एकदम बाहरी इलाका है, ठीक है, वो बाहरी इलाके में एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी। उस सीमापुरी में ये सब लोग रह रहे हैं, कौन? रैग पिकर्स, ठीक है। अब ये रैग पिकर्स क्या यहाँ के लोकल हैं, क्या दिल्ली से ही है या क्या भारतीय ही है? नो, ये सब लोग कहाँ से आए हैं? ढाका से। ढाका क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है। तो ढाका से क्यों आए? साहिब से जब बात करी थी अनीस जंग ने, तो साहिब क्या बोलता है कि मेरी मम्मी बता रही थी कि एक बार ना ढाका में बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ गया था, बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आ गया था, बहुत खतरनाक तूफान आ गया था जिसके अंदर हमारा घर बार, हमारी फील्ड्स, हमारे खेत खलियान सब उजड़ गए थे, सब खराब हो गया था। हमारे पास ना रहने के लिए कुछ रहा, ना खाने पीने के लिए कुछ, धान कुछ बचा। तो हम लोग वहां से फिर मूव करके, माइग्रेट करके और भारत में आ गए। और भारत में कहाँ जाके सेटल हुए? भारत के दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, जिसका नाम क्या है? सीमापुरी। वहां आकर ये सारे के सारे लोग रहने लगे। अब वहां आने के बाद इनके पास कोई काम तो था नहीं, तो इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया? रैग पिकिंग का काम करना शुरू कर दिया। तो जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो क्या है? रैग पिकर्स है, ठीक है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। नाउ लुकिंग फॉर गोल्ड, यहां पर गोल्ड का क्या मतलब है? देखिए, ये गोल्ड तो क्या है? समथिंग स्पेशल या समथिंग वैल्यूएबल। लेकिन यहां पर गोल्ड का क्या मतलब है? ये ये जो गोल्ड है इसका मीनिंग है जॉब, ठीक है। जॉब, कुछ भी काम करने लायक मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाए। तो यहां पर गोल्ड का मीनिंग
क्या है, रोजी रोटी का माल है। ठीक है, देखिए मैं शुरू में ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि आगे भी उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में बहुत चीजें अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आगे जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो आगे लिखित में आएगा, रिटर्न में आएगा, तो वो समझना बाएं हाथ का खेल होता है। अच्छा, ऐसे यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स इजीली, है ना। आगे, I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. अब यहाँ पर क्या कन्वर्सेशन होती है, जब वो पूछती है साहिब से कि तुम ये काम क्यों करते हो, कचरा बीनने वाला काम क्यों करते हो, तो क्या जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं करने के लिए। तो ज्यादा सोचे समझे बिना क्या बोलती है अनीस जंग की स्कूल क्यों नहीं चले जाते। और जैसे ही क्वेश्चन पूछती है, उसको एहसास होता है कि शायद मैंने बहुत ही गलत एडवाइस दे दी है, या बहुत ही हॉलो एडवाइस है। ये हॉलो मतलब एकदम खोखली एडवाइस, कि जिन बच्चों के पास या जिन लोगों के पास 2 वक्त पूरा खाना नहीं पड़ता, कि भाई खाना भी मतलब पूरा नहीं पड़ता, वो बच्चे स्कूल जाना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। वो कैसे जा पाएंगे स्कूल, पॉसिबल ही कैसे है। तो इसने ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में, और बस नेचुरली मुंह से निकल गया। हम लोग भी बात करते हैं तो बात कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारी जुबान पे रहते हैं, अच्छा नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ कौन से स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में क्या नाम लिखते हो, ये सारी चीजें जो है हम पूछते हैं ना, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन होते हैं। वैसे ये बाय डिफॉल्ट एडवाइस है, वो मुंह से वैसी की वैसी निकल गई, और उसके बाद समझती है कि अरे शायद गलत एडवाइस दे दी, ये यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। आगे बात होती है कि साहिब बोलता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, तो जब कोई स्कूल होगा तब शायद मैं चला जाऊंगा। अगेन बिना सोचे हुए अनीस जंग ने एक बात यहाँ कर दी, और वो थोड़ा सा मतलब मजाक के तौर पे वो बात करी। ठीक है, क्या कहती है कि अगर मैंने कोई स्कूल स्टार्ट करी तो उसमें आओगे क्या। अब यहाँ पर अनीस जंग ने तो ये बात कह दी, लेकिन हमारे साहिब के लिए ये कोई रैंडम कन्वर्सेशन नहीं था, बल्कि यहाँ पर साहिब को एक उम्मीद सी हो गई। क्या उम्मीद हो गई, कि शायद ये किसी दिन स्कूल बनाएगी और मुझे उसमें जाने को मिलेगा ना। अगेन अनीस जंग ने यहाँ ये नहीं सोचा कि मैं मजाक मजाक में इससे जो बात कह रही हूँ, वो बात यहाँ इस बच्चे के लिए कितना ज्यादा मायने रख रही है ना। तो देखिए, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब हंस के बोलता है, क्योंकि उसको एक उम्मीद सी, एक होप नजर आती है। ठीक है, ये जो यस है वो फुल ऑफ होप है कि शायद मुझे स्कूल जाने का मौका मिलेगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? क्या पूछता है कि आपका स्कूल तैयार है क्या। मतलब यहाँ देखो, इसकी एक एक्साइटमेंट देखो कि मुझे एक मौका मिल रहा है स्कूल जाने का, क्योंकि वो जरूर देखता होगा ना बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के अच्छे से रेडी होके स्कूल जाते हुए, अलग अलग चीजें सीखते हुए देखता होगा, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि स्कूल रेडी हो गया क्या। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. क्या मीनिंग है इसका, कि थोड़ा सा अनीस जंग को ना थोड़ा बुरा लगा, जैसे ही इतना एक्साइटेडली आया साहिब कि स्कूल तैयार हो गया क्या आपका, तो बुरा लगा अनीस जंग को, कह रही मैंने क्यों ये इस तरीके का एक हंसी मजाक में इससे इस तरीके का वादा कर दिया जो मैंने कभी पूरा ही नहीं हो सकता। देखो इस बच्चे की उम्मीदें बढ़ गई, और कभी भी किसी इंसान को वो उम्मीद नहीं देनी चाहिए जो आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसे ऐसी उम्मीद दे दी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको उम्मीदें तोड़नी ही होती हैं। एंड रिजल्ट तो यही है। और जब वो उम्मीदें टूटती हैं, तब वो इंसान को ज्यादा बुरा लगता है। भाई पहले जब होप होती ही नहीं है तब नहीं होती है, लेकिन वो होप भी आपने बढ़ा दी और ज्यादा उसको कि भाई स्कूल में आओगे ना, और फिर मैं तो कोई स्कूल बना ही नहीं रही। जब ये बात का रियलाइज किसी दिन होगा साहिब को, तो उस दिन उसके सपने ही टूट जाएंगे, है ना। इस बात का एहसास यहाँ अनीस जंग को हो रहा है। यहाँ से आप ये चीजें सीखे बेटा। देखिए, आप जब बड़े हो जाएंगे ना, तब आपको ये बहुत काम आएगा। हम कई बार ना छोटे बच्चों से बहुत फेक प्रोमिस कर देते हैं, ये सोच के अरे भूल जाएगा बच्चा है, कभी नहीं भूलते। वो एक नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर और इकट्ठा होकर रह जाते हैं। इनफैक्ट हम कई बार बच्चों से बोलते हैं कि अगर आपने अपना होमवर्क टाइम से किया तो हम आपको चॉकलेट देंगे, है ना। और अगर आप वापस टाइम से अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आए तब हम आपको नया ड्रेस ला कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो चॉकलेट की बात अगर हम करें तो कितने रुपए की आती है चॉकलेट, 2 रुपए 5 रुपए, है कि नहीं। लेकिन अगर आप वो प्रॉमिस जब नहीं निभाते, है ना, तो बच्चों के लिए चीटिंग जैसा होता है। वो ये नहीं होता कि आपने चॉकलेट नहीं ला कर दी। चॉकलेट बच्चों को कोई भी मिलने के लिए आता है, मतलब उनको चॉकलेट लेकर आता है, मतलब चॉकलेट बहुत मिलती है। बट इट्स नॉट अबाउट चॉकलेट, इट्स अबाउट आपने प्रॉमिस किया था मुझसे, आप उस प्रॉमिस को रख नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रस्ट टूटने लगता है बच्चों का, है ना। तो कभी भी वो प्रॉमिस मत करें जो आपको पता है कि आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू कैप्ट। तो ऐसे प्रॉमिसेस मत कीजिए। ठीक, आगे
After months of knowing him, I asked him his name, Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अब बहुत महीनों, कुछ महीने जब वहां रहते हुए हो गए थे और जानते हुए हो गए थे कि हाँ भाई ये बच्चा है और भी लड़के यहाँ पर आते हैं रैग पिक करने के लिए, तो कुछ महीनों के बाद अनीस जंग ने इस बच्चे से इसका नाम पूछा। अभी तक अनीस जंग को पता नहीं था, और नाम पूछा तो उसका नाम क्या है, साहिब आलम। अब नाम बहुत ही आयरॉनिक नाम है ये, कि नाम तो है साहिब आलम, जिसका मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा, ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड का राजा सिर्फ मीनिंग है, रियल लाइफ क्या है कि कचरे के अंदर पूरा दिन घूमना पड़ता है और कचरा बीनना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर साहिब आलम को उसके नाम का असली अर्थ समझ में आएगा ना जिस दिन, तो शायद उसको यकीन नहीं होगा कि है मेरे नाम का ये मतलब है कि मैं ब्रह्मांड का राजा हूं भैया। तो ये यहाँ पर ये कह रही है, ठीक है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब कुछ महीनों से यहाँ पर रह रही है, जितने भी बच्चे यहाँ पर रैग पिक करने के लिए आते हैं, उन सारे बच्चों को ये अच्छे से जानने लगी अनीस जंग। और यहाँ पर एक चीज और, बेयरफुट, ये जितने भी बच्चे हैं एकदम नंगे पैर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो नाम है ना, नेम, इस नेम की एक इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस आपको आगे पता चलेगी। क्यों? यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि ये नाम आयरॉनिक है, कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का राजा इसका नाम का अर्थ है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ घूम रहा है, रैग पिक करता हुआ, कचरा बीनता हुआ इधर उधर घूम रहा है, राइट। हम ये यहाँ पर सोच रहे हैं, लेकिन आगे हमें मीनिंग पता चलेगा और बेटर, ठीक। अब आगे, Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. Extract based questions के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. Even if she did, he will throw them off. मतलब ये वाला एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, और उसमें ये पूछा जाता है कि जितने भी बच्चे खड़े थे, 3 बच्चे टोटल खड़े थे, तो पहले बच्चे से अनीस जंग क्या क्वेश्चन पूछती है और वो क्या जवाब देता है। तो क्या क्वेश्चन पूछती है कि तुम लोग ना चप्पल क्यों नहीं पहनते। ये क्वेश्चन तीनों बच्चों से पूछती है कि चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो पहला बच्चा क्या जवाब देता है कि मेरी मदर ने उसे शेल्फ के ऊपर रख रखा है और वो मुझे वहां से उतार कर नहीं देती, और मेरा हाथ वहां जाता नहीं है, तो इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता, ठीक है, ये आंसर होगा। दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि अगर इसकी मम्मी वो चप्पल उतार कर भी दे देगी ना, तब भी ये नहीं पहनेगा, झूठ बोल रहा है, नहीं पहनेगा ये चप्पल, भले ही उतार कर दे दे, ठीक है। एज अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब 3 बच्चे थे, पहला था साहिब आलम और बाकी दोनों बच्चों का नाम नहीं पता। तो साहिब आलम से पूछते भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो क्या कहता है कि भाई शेल्फ के ऊपर है, मम्मी उतार कर नहीं देती। तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है, मम्मी अगर चप्पल उसको उतार कर दे भी देती ना तो भी ये नहीं पहनता भाई, ठीक। ये जो दूसरा बच्चा है जिसने ये जवाब दिया, उसने जूते पहने हुए थे और वो जूते आपस में कोई मैच नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो जूते हैं उसे कचरा बीनते हुए कभी मिले होंगे, किसी दिन एक जूता मिल गया, किसी दिन कोई दूसरा जूता मिल गया एक एक पैर का, और वो पहना हुआ है। तो यहाँ पर जो इनके लिए खुशी की बात है बच्चों के लिए, कि इनके पास पहनने के लिए जूते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आर दे मैचिंग और नॉट, क्या हमारे आउटफिट के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, नो, वो तो कंसर्न ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन दिमाग में आते ही नहीं है। खुशी किस बात की हो जाती है, अरे जूते हैं, देखो मैंने दोनों पैरों में जूते पहने हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर ये जो चप्पल नहीं पहनता है ना, जो बेयरफुट है ये साहिब आलम, ये इसका बेयरफुट होना क्या सजेस्ट करता है, हिज सेंस ऑफ फ्रीडम, कि वो जो जिस तरीके से एक आजाद ख्यालात का लड़का है, कि भाई हम भी कई बार घर में होते हैं तो चप्पल अगर पहन के रखते हैं, जूते पहन के रखते हैं, कई बार बंधा बंधा सा हमें फील होता है, फिर चप्पल निकालते हैं तो आपको अरे वाह, फाइनली इतना रिलैक्स सा फील करते हैं। सो इट्स समवट लाइक दैट, फ्रीडम यहाँ पर इसका सेंस ऑफ फ्रीडम। बेटा ये जो मैं लिख रही हूँ ना यहाँ सेंस ऑफ फ्रीडम, बहुत सारे और भी नोट्स हैं डिटेल में मैं लिखती हूँ, लेकिन वो वाले नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आपको, जैसे अभी तो मैंने यहाँ से सेंस ऑफ फ्रीडम लिखा है, बट जो नोट्स आपको एक्चुअल में मिलेंगे उसके अंदर पूरा मीनिंग अच्छे से, किस चीज का एग्जैक्ट मीनिंग है सेंस ऑफ फ्रीडम, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए भी मैं आपको बोलती रहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर जो लाइन वाइन खींची हुई है बस वही आपको लाइन खींची हुई वाला पीडीएफ ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. यहाँ पर ये बच्चा जो है जब नोटिस करता है, सेकंड वाले बच्चे की बता रही हूँ कि अनीस जंग ना मेरे पैरों की तरफ देख रही है, जूतों की तरफ देख रही है, तो उसको बेचारे को थोड़ी शर्म आती है कि भाई मेरे जूते है तो अलग अलग ही। तो इस तरीके से ऐसे एक के ऊपर एक पैर रखने की कोशिश करता है, शफल करने लग जाता है पैरों को, एज इफ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तीसरा लड़का जो है वो क्या बोलता है, I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. आप देखो इस बच्चे का क्या सपना है, क्या ड्रीम है कि मुझे जूते चाहिए। इस बच्चे को कभी भी लाइफ में कभी जूते मिले ही नहीं, उसके पास कभी रहे ही नहीं। आप यहाँ देखिए कि किसी इंसान की लाइफ में
कौन सा ड्रीम क्या मायने रख सकता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे पास हम इस सिचुएशन पे, इस पोजीशन पे है कि हमारे कोई जूते थोड़े पुराने हो जाते हैं, कई बार तो हम जिन जूतों से, जिस पैर से बोर हो जाते हैं, कई बार वो पैर भी फेंक देते हैं कि भाई ये काम का नहीं है। या कई बार होते हैं ना घर में जो हाउस हेल्प्स होती हैं, उन्हें दे देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम कई बार ऐसा कि बोर हो चुके हैं या घिस चुके हैं वो जूते, तो इसलिए हमने दे दिए, है ना? तो हम उसको ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जो चीज हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, इन बच्चों की लाइफ में वो उनका सपना पूरा हो जाने जैसा है। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, है ना? तो कोई चीज हमारे लिए जो एकदम यूजलेस है, मायने ही नहीं रखती, किसी के लिए सोचो उसकी लाइफ के सपने को पूरा करने जैसा हो सकता है ना? तो ये मैटर करता है। तो आप हमेशा अपनी से बेटर सिचुएशन देखते हो और उससे अपने आप को कंपेयर करते हो, और कई बार कई लोग दुखी भी हो जाते हैं, देखो हम उस पोजीशन पे नहीं है यार, अरे। हमेशा अपनी से बेटर सिचुएशन पे जब हम किसी को देखें, तो हमारे अंदर एक ये इंस्पिरेशन आनी है कि हमें भी उस पोजीशन तक पहुंचना है और उससे भी बेटर करना है। उससे दुखी मत हो, क्योंकि अगर दुखी होना है तो आप अपने से फिर जो कम पोजीशन पे या कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर है जहां पे 2 वक्त का खाना भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, फिर तो अपने से बेटर सिचुएशन को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और इंस्पायर्ड होना चाहिए और मोटिवेटेड होना चाहिए कि हमें भी भाई वहां तक पहुंचना है और उनसे भी बेहतर करना है। ठीक है, आगे देखिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Basically, ये जो sentence है ना, वो भी एक तरीके से इस chapter की, इस particular story की theme को एक बताता है। क्या? कि यहाँ पर अनीस जंग ने भारत के बहुत सारे, लगभग पूरे भारत के अंदर ट्रैवल किया, अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल किया, और ऐसे बहुत सारे एरियाज उन्हें मिले जहां उन्होंने ऐसे गरीब बच्चों को नंगे पैरी देखा, और उन्हें ये समझ में आया कि लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो नंगे पैर ही घूमते हैं, चप्पल वप्पल पहनते नहीं, हमेशा से नंगे पैर ही रहते हैं। तो ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है ना, हमेशा से नंगे पैर ही रहते हैं, ये कि मानो कि कोई ट्रेडिशन है। ये यूं कोई घर का रीति रिवाज नहीं है। जैसे कई घर के रीति रिवाज ऐसे होते हैं ना, मैक्सिमम घरों के होते हैं कि जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं, तो बाहर की चप्पलों को हम घर में नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी कीटाणु नेगेटिविटी भी हम समझते हैं कि घर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो चप्पल बाहर है, तो घर में हम यूजुअली नंगे पैर घूम रहे होते हैं। तो वो तो हम समझ सकते हैं कि वो एक रिवाज है ना? कि और उसका एक रीजन है हमारे पास कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, तो उसका रीजन कोई सही कारण नहीं है। उसका कारण क्या है कि गरीबी है, और उनको चप्पल कोई दे दे अगर कि भाई हमारी खराब हो गई तो तू ले ले, तो भले उनके पास चप्पल जूते आ जाएंगे, अदरवाइज उनके पास कोई चप्पल जूते नहीं है। तो बेसिकली क्या है, अरे नहीं ये तो ऐसे ही नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, ऐसे ही है। ये समझ में आया। तो यहाँ बेसिकली अनीस जंग का ये कहना है कि वाकई में ये रिवाज है कि हाँ भाई, ये ट्रेडिशन, यही रवैया है क्या कि हाँ नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, या जो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, यानी जो एक तरीके से फिक्स स्टेट ना कि हाँ भाई ये गरीब तो गरीब ही रहेगा, इस नोशन छुपाने का एक तरीका है कि गरीब है। तो हमें अगेन वही बात है कि जो कचरा है वो अगर डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है, अरे नहीं यहाँ का तो यही रिवाज है, कचरा डस्टबिन में फेंकते नहीं, बाहर ही पड़ा रहता है, तो ये बात आपको हैबिचुअल हो जानी चाहिए कि अरे यार यहाँ पर तो यूं ही कचरा फैला रहता है, मत ध्यान दो ज्यादा। आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए उस सिचुएशन के, या आपको ये सोचना चाहिए कि आपको हैबिचुअल बनाया जा रहा है इस चीज के कि कचरा बाहर पड़ा है, ये क्या ट्रेडिशन हुआ या ये क्या हैबिचुअल होना हुआ, डस्टबिन के अंदर ही होना चाहिए भाई। आइए बात समझ में। चलिए, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rat pickers in my neighborhood, remain shoeless. अब यहाँ पर ये पूरे को समझो। उडुपी एक जगह है कर्नाटका में। ठीक है, और यहाँ पर जब यहाँ का एक व्यक्ति, आई रिमेम्बर अ स्टोरी ऑफ अ मैन, ठीक है, यानी एक आदमी की स्टोरी यहाँ बता रही है। ये आदमी कहाँ से है? उडुपी से है। और इस आदमी से जब अनीस जंग मिली तो इस आदमी ने एक स्टोरी बताई, अपनी खुद की एक स्टोरी बताई। क्या स्टोरी बताई? कि जब वो छोटा था, ठीक है, ये स्टोरी 30 साल पहले की, 30 इयर्स पहले की स्टोरी है कि जब ये आदमी 30 साल पहले जब छोटा बच्चा था तो उसके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली इसके जो पिता हैं वो एक मंदिर में पुजारी थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, और इस बच्चे के पास जूते चप्पल नहीं थे, तो वो रोज जब मंदिर जाता था तो वो यही प्रेयर करता था कि प्लीज मुझे एक जोड़ी जूते की चाहिए, ठीक है।
ना आफ्टर 30 इयर्स जब अनीस जंग सेम उस गांव में गई, उस जगह गई जहां की बात हो रही थी, उडीपी के उस गांव में गई जहां पर ये आदमी रहता था, जहां पर जिस मंदिर में जाके ये प्रेयर करता था, मंदिर अभी भी वही है, ठीक है, और गांव भी वैसा ही है, बल्कि अब ये गांव कैसा है, ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। इसका मतलब यहाँ पर अब उतनी आबादी नहीं रही, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो अब शहरों की तरफ चले गए हैं, तो उस जगह पे उतनी आबादी नहीं रही। और गांव में शहर में क्यों गए हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना। लेकिन वो मंदिर आज भी वही है। मंदिर के पीछे कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं, और वो किसके घर है, वो पुजारियों के घर है। और सभी घरों में एक घर की बात बताती है अनीस जंग कि एक घर में एक बच्चा आया, और वो बच्चे ने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसने जूते भी पहने हुए थे, और वो जब स्कूल से लौटता हुआ आया तो एकदम पैंटिंग करता हुआ, मतलब हाँफता हुआ वो बच्चा आया, और उसने अपना बैग वैग वहां रख दिया, फेंक दिया, और वहां पर रेड और व्हाइट कलर की चेयर्स भी रखी हुई थी। तो 30 साल पहले की सिचुएशन ये थी कि एक पुजारी का बच्चा भगवान से रोज प्रेयर करता था कि मुझे एक जूते चप्पल की जोड़ी मिल जाए, और जब उस बच्चे को जूते चप्पल की जोड़ी मिली तो उसने क्या कहा, लेट मी नेवर लूज देम, मतलब अरे मैं इन्हें कभी भी ना खो भगवान, कभी भी मेरी ये जो चप्पल है ना वो मुझसे कभी भी खो ना जाए, मेरे से दूर ना हो जाए, मैं कभी इन्हें नहीं खोऊंगा। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, कितने ज्यादा मायने रखती थी ये पेयर ऑफ शूज इस बच्चे के लिए। और सेम उसी गांव में आफ्टर 30 इयर्स क्या सिचुएशन है कि बच्चा प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म्ड भी है, जूते चप्पल भी पहन रखे हैं, और स्कूल से लौट रहा है, यानी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट है कि नहीं। जबकि ये कहां पर है, उडीपी है, कर्नाटका में। ये सिचुएशन है, ठीक है। वहीं दिल्ली जहां पे हमारी गवर्नमेंट का कोर है, उसी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ये रैग पिकर्स जो है, 30 इयर्स के अंदर इन रैग पिकर्स की सिचुएशन में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं है। 30 इयर्स पहले भी ये लोग रैग पिकर्स ही थे, 30 इयर्स के बाद भी ये लोग रैग पिकर्स ही है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। ये चीज इस स्टोरी से हमें पता चलती है, ठीक है, कि उडीपी के अंदर तो 30 साल बाद एक डिफरेंस आया कि जहां 30 साल पहले एक बच्चे को जूते चप्पल की जोड़ी के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करनी पड़ती थी, 30 साल बाद बच्चों के पास पुजारी के ही बच्चा, वो बच्चा जिसकी बात बताइए वो भी पुजारी का ही बच्चा है, उन बच्चों के पास प्रॉपरली ड्रेस भी है, स्कूल भी जा रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन रैग पिकर्स की स्टोरीज में देयर इज नो चेंज। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery outskirts only of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Miles away from it metaphorically मतलब दिल्ली के तो पास ही है, लेकिन फिर भी दूर है। क्यों? क्योंकि वहां तक शायद दिल्ली सरकार की नजर ही नहीं जा रही है। भाई उडीपी के अंदर चीजें सुधर सकती हैं, इंप्रूव हो सकती हैं, तो क्या जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही जो जगह है वहां के लोगों की सिचुएशन में सुधार नहीं हो सकता क्या? लेकिन शायद वो इसलिए मेटाफेरिकली बोला जा रहा है कि वहां पर तो नजर ही नहीं जा रही है, इसलिए शायद ज्यादा ही दूर है। Those who live here are squatters. Squatters किसे बोला गया है बेटा? बेसिकली स्क्वाटर्स उन्हें बोला जाता है जो इलीगली माइग्रेट होकर आता है। ये सब जितने भी लोग हैं वो ढाका से आए हैं, यानी बांग्लादेशी हैं, तो उनके पास वो कोई लीगल रेजिडेंस थोड़ी है, इंडिया के नहीं है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो रैग पिकर्स है, नो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो ये लोग क्या है, जितने भी रैग पिकर्स हैं कौन है, स्क्वाटर्स हैं, ढाका से आए हैं और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। ये पूरा पैराग्राफ ऑलमोस्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। आगे देखिए, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और कब आए थे बांग्लादेश से? 1971 के अंदर आए थे। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। 1971 में जब ये लोग ढाका से आए तो सीमापुरी एकदम उजाड़ था, वाइल्डरनेस एकदम उजाड़ था, कुछ नहीं। आज भी सीमापुरी उजाड़ ही है, इट स्टिल इज, आज भी उजाड़ ही है, लेकिन ये लोग यहाँ पर कचरे में रह रहे हैं, बस उतनी एक यहाँ पर हलचल हुई है, दैट्स इट, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. इस पर कई बार MCQs में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने rag pickers वहां पर थे, तो 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. यहाँ क्या बेसिकली हो रहा है, 30 साल पहले ये आए थे, ठीक है, 1971 के अंदर ये लोग आए थे, यहाँ पर इनके पास किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनको एक चीज दी हुई है, और वो क्या दी हुई है, राशन कार्ड। अब राशन कार्ड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि राशन कार्ड से इन लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर वोट देने का अधिकार हो जाता है, तो बेसिकली अनीस जंग ये कहना चाह रही है कि ये जो रैग पिकर्स हैं उन्हें रेजिडेंट्स के तौर पर नहीं देखा जाता है कि इनकी सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए, इन्हें
वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है कि ये वोट देंगे, 10,000 वोट एक ही जगह एक ही इंसान को मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो पार्टी जीत ही जाएगी ना। तो वोट बैंक की तरह इनको बस राशन कार्ड दे रखा है जिससे इन्हें खाना वगैरह मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज इनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी इन लोगों की नहीं है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ पर इनकी जो स्थिति है रहने की वो भी देखिए कि यहाँ पर कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम कुछ नहीं है। टीन और टार्पुलिन, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि तीन तिरपाल के छतों के अंदर ये लोग रह रहे हैं, मतलब इनकी स्थिति, जिस तरीके की स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में ये लोग नहीं रह रहे हैं। वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवेज लाइंस नहीं है, तो कैसी स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, है ना। अब यहाँ की महिलाओं के साथ अनीस जंग ने कुछ बातचीत की, देखिए वो क्या थी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब जिस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, इनकी जो हालत है वहां पर कुछ मतलब हर तरफ कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, पाइल्स ऑफ गार्बेज। उसके अलावा इस तरीके का घर, इस तरीके की टूटी फूटी सी छतें हैं, जो सीवेज लाइंस, ड्रेनेज सिस्टम मैं बता ही चुकी हूँ बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तुम लोग क्यों रह रहे हो? अनीस जंग ने ये क्वेश्चन वहां की महिलाओं से किया कि यहाँ क्यों रह रहे हो, ऐसी गंदी और खराब परिस्थिति में क्यों रह रहे हैं आप लोग? अब वापस अपने घर, अपने जगह क्यों नहीं चले जाते, ढाका? क्योंकि ढाका बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर नदियां हैं, हर तरफ हरियाली है, तो आप लोग वापस वहां क्यों नहीं लौट जाते? यहाँ कचरे के ढेर के बीच में क्यों रह रहे हैं? तो ये जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर हमें 2 वक्त का खाना यहाँ मिल रहा है ना, हमारे लिए वो सफिशिएंट है, हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अनीस जंग का ये कहना था, ऐसी जगह पे भी रह रहे हो, यहाँ पर आपके पास ना कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, ना आपके पास कोई अधिकार है, कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ रहने का मतलब क्या है? तो इन महिलाओं का जो कहना था कि इनकी प्रायोरिटी क्या है कि हमें हमारे घर परिवार को, बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल जाता है, वो हमारे लिए किसी भी पहचान पत्र से ज्यादा जरूरी है। भाई हम उस कागज के टुकड़े का करेंगे क्या अगर हमें खाना ही नहीं मिलेगा? और ढाका जाके करेंगे क्या? क्योंकि इनका तो घर बार सब कुछ वहां पर उस तूफान के अंदर उजड़ चुका है, तो वहां रहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वहां जाकर हम क्या करेंगे? यहाँ चाहे हम कचरे में रह रहे हैं, खराब परिस्थिति में रह रहे हैं, बिना किसी पहचान के रह रहे हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो हम लोगों को मिल रही है और वो ज्यादा जरूरी है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rat picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये कि इन लोगों का घर बार कैसा है? एकदम भली टपकती हुई छतें हो, लीकिंग रूफ, टपकती हुई छतें हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी हालत हो, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए इट इज मच 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 बेटर, क्योंकि एटलीस्ट 2 वक्त का खाना मिल रहा है। और इनका जो घर क्या है, जहां इनको थोड़ा सा भी 2 पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहीं पर ही ये अपना टीन टप्पर लेकर चले जाते हैं। टीन एंड टार्पोलिन इज दैट ओनली, टीन टप्पर टेंट की तरह ही है कि कहीं पर भी कोई ईंट पत्थर के मकान तो है नहीं, तो जहां पर भी उनको 2 वक्त की रोटी का कोई मौका मिल रहा है, वहीं पर ही अपना पूरा टेंट लेकर चले जाएंगे और वहीं पर ही अपना घर बना लेंगे, है ना। उन्हीं घरों के अंदर इनके बच्चे भी जन्म लेते हैं और वो बच्चे जो है इनके सर्वाइवल के साथ ही हो जाते हैं। अब सर्वाइवल के साथी का मतलब क्या है कि एक उम्र के बाद जो है बच्चे भी कमाना शुरू कर देते हैं। दे बिकम द पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल का क्या मतलब है कि वो भी पैसे कमाने लगते हैं, काम करने लगते हैं। बड़े लोग तो रैग पिकिंग कर ही रहे हैं, जो ये छोटे बच्चे हैं, साहिब आलम जैसे दूसरे बच्चे जो हैं, वो भी तो रैग पिक कर ही रहे हैं ना। उनका बचपन तो इस कचरे के ढेर में ही जा रहा है पूरा, है कि नहीं? तो ये बताया जा रहा है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो गोल्ड अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो लेडीज हैं और जितने भी फादर्स, ये जो लोग हैं, इनके लिए ये कचरे का ढेर क्या है? आपके और मेरे लिए ये सिर्फ कचरा है जिससे बदबू आती है ना। लेकिन इन लोगों के लिए यही कचरा इनकी रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर, उसी से ही इनकी कमाई होती है, उसी से ही 2 वक्त का खाना इन्हें मिलता है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके घर पर, उनके सर के ऊपर जो छत है वो इसी कचरे की वजह से है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग प्रूफ, भले ही वो छत टपकती हुई छत है, लेकिन यही छत जो है वो क्या है? इस कचरे की वजह से है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है,
फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। मतलब यहाँ गोल्ड का मीनिंग, ये मैं बार बार ध्यान इस पर इसलिए भी फोकस कर रही हूँ बेटा क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड फॉर एल्डर्स एंड फॉर चिल्ड्रन। तो एल्डर्स के लिए गोल्ड का मीनिंग क्या है? रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर है, डेली ब्रेड है उनकी, रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है, कमाई, उनका खाना, ये सब मीनिंग क्या है गोल्ड का और किसके लिए है? एल्डर्स के लिए है। वहीं बच्चे के लिए इसका मीनिंग और भी बड़ा है, और वो क्या मीनिंग है? एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो दिस गोल्ड हियर इज व्हाट? गोल्ड फुलफिल्स देयर क्यूरियोसिटी। भाई बचपन क्या होता है? बचपन होता है पूरा सवालों से भरा हुआ। ये क्या है? ये चांद यहाँ पर ऐसे क्यों निकलता है? ये सूरज ऐसे यहाँ हमेशा पूरब से क्यों निकलता है? हमेशा हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमेशा हम कोई ना कोई, कभी हमें एक एक्साइटमेंट चाहिए होती है जब हम बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चों को क्या होता है? एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। आप छोटे बच्चों को आप इतना आलसी नहीं देखेंगे, हमेशा खेलते रहेंगे। हम हमेशा बोलते रहते हैं कितनी धूप है, कितनी धूप है, लेकिन बच्चों को उतनी धूप नहीं लगती जितना हम बड़ों को लगती है। फ्रेंड्स अगर आ गए, खेल रहे हैं, है ना, तो बच्चों की लाइफ में एक क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की। ये जो गार्बेज है इन लोगों की लाइफ में, ठीक है, जिसको गोल्ड कहा गया है, तो ये जो गार्बेज है ना, इट्स मोर लाइक अ, इट फुलफिल्स दैट क्यूरियोसिटी, ठीक है। बच्चों के लिए ये जो गार्बेज है वो उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल करता है। अब क्यूरियोसिटी कैसे फुलफिल होती है? कौन सी क्यूरियोसिटी है वो? आज देखते हैं इस कचरे के ढेर में हमें क्या मिलता है। तो ये साहिब बता रहे हैं ना, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कई बार मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, होता है ना, ये कई बार फिक जाता है गलती से। तो ये क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे आज देखते हैं हमको क्या मिलता है, आज शायद हमको वापस कोई कॉइन मिल जाए, है ना। कभी कभी आपको सिल्वर कॉइन मिल जाता है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के लिए इस गार्बेज में कचरा टटोलने की, ठीक है। तो इन बच्चों का जो बचपन है उसकी एक्साइटमेंट इसी चीज में है। ये जो बच्चों के जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट इन बच्चों के, इन रैग पिकर्स की किसके अंदर है? कि अरे लेट्स सी कि आज हमें क्या मिलता है ना। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. Wrapped in wonder कि देखते हैं आज कचरे में क्या मिलता है. And for the elders, it is a means of survival. So this garbage or gold is wrapped in wonder for children and means of survival for the elders. ठीक है, आगे देखिए. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits. The gatekeeper lets me use the swing. क्या बताता है कि सर्दियों के टाइम की बात बता रहा होता है कि सर्दियों के टाइम पे मॉर्निंग की बात बता रही है अनीजा कि एक टेनिस ग्राउंड था, ठीक है, और वहां पे फेंसिंग लगी हुई थी, जो होती है ना तारबंदी, वो तारबंदी लगी हुई थी, और वहां पर खड़ा खड़ा जो है हमारा साहिब आलम टेनिस का मैच चल रहा था और वो टेनिस खेलते हुए देख रहा था। अब जब टेनिस खेलते हुए देख रहा था उस टाइम पर उसने अपने टेनिस शूज पहन रखे थे, ठीक है, और क्या कहता है? आई लाइक द गेम, ठीक है, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसे देखता हुआ। और क्या कहता है कि जब यहाँ कोई नहीं होता ना, तो यहाँ का जो गेट कीपर होता है ना, वो मुझे अंदर जाने देता है और वो मुझे झूले वगैरह झूलने देता है। लेट मी यूज द स्विंग्स, कि यहाँ पर मुझे झूले भी झूलने देता है। अब यहाँ पर जो अनीस जंग है ना, सॉरी, यहाँ पर जो साहिब आलम है ना, जैसा कि मैंने बताया, जब वो ये मैच देख रहा होता है उस टाइम पे उसने अपने टेनिस शूज पहने हुए होते हैं। तो देखिए, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली टेनिस शूज पहनकर ही वो मैच देख रहा होता है, और ये टेनिस शूज इसके पास कहाँ से आए? अगेन कचरे के ढेर में मिले होंगे। और कचरे में कैसे पहुंचे? किसी अमीर बच्चे ने उनको फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि उन दोनों जूतों में से एक जूते के अंदर एक होल हो रखा था, छेद हो रखा था। अब उस बच्चे के लिए तो ये यूजलेस हो गए, लेकिन देखो, एक बच्चे के लिए जहां ये जूते यूजलेस है, वहीं हमारे साहिब आलम के लिए इट्स मोर लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, सपना साकार होने जैसा है। सपना साकार होने जैसा इसलिए क्योंकि जो बच्चा हमेशा से नंगे पैर रहा है उसको तो टेनिस शूज मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, भले ही उनमें से एक के अंदर कोई छेद ही क्यों ना हो रखा हो, है ना। लेकिन टेनिस खेलना, इट इज आउट ऑफ हिज रीच। वो, क्योंकि वो चीजें आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते ना, और वो किसी को मिल नहीं सकती है ना। जूता तो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो फेंका जा सकता है, लेकिन टेनिस खेलना दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जूते पहनकर जब ये मैच देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक सपना और पूरा हो रहा है।
इसको इस चीज से समझो कि कई बार जब लेट्स से क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो आपने देखा होगा कि कई जो व्यूअर्स होते हैं, स्पेशली जो स्टेडियम में जो ऑडियंस होती है, उनमें से मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो जर्सी पहनकर देख रहे होते हैं, टू गेट दैट फील, टू गेट दैट वाइब। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अगला बैट्समैन जो जैसे इंडियन बैट्समैन ही अगर कोई आउट हो गया तो ऐसा थोड़ी कि जो ऑडियंस, जो ग्राउंड में जो ऑडियंस जर्सी पहने हुए हैं, अगला नंबर के नहीं इस बार भाई जाएगा बैटिंग करने ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो गेम नहीं खेल सकते, बट आप जब वो सेम जर्सी पहन के जाते हो, यू गेट दैट फील एंड यू फील एज इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट टीम। ठीक है, क्रिकेट टीम का हिस्सा है जैसे आप, और आपको ना वो कनेक्शन फील होता है। तो टू फील दैट सेम कनेक्शन, ये जूते पहन के वो टेनिस देख रहा होता है, बिकॉज दिस वॉज हिज वे टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ प्लेइंग टेनिस। आया समझ में? क्योंकि एक्चुअल में जाके टेनिस खेलना तो शायद इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज रीच। आगे, दिस मॉर्निंग साहिब इज on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. Steel canister क्या होती है बेटा? Canister मतलब केतली, है ना? तो स्टील की केतली थी उसके हाथ में। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना साहिब आलम के नाम का जो मीनिंग है वो आगे चल के हम और अच्छे से देखेंगे कि क्या वाकई में आयरॉनिक है या नहीं है। तो देखिए, आज की सुबह की बता रही थी, आज की सुबह मतलब नॉट टुडे मतलब अनीस जंग का जो डेली का अकाउंट वो लिखा करती थी, तो उसमें उन्होंने करंट डे के बारे में बताया होगा कि साहिब जो है वो एक डेयरी पे जा रहा था, मिल्क बूथ जहाँ पे दूध मिलता है, वहां जा रहा था, और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था, स्टील की केतली थी। और जब उससे बात की अनीस जंग ने, तो क्या कहता है कि मैं अब ये टी स्टॉल जो है वहां पे काम करता हूँ, ये चाय की थड़ी पे मैं काम करता हूँ, और मुझे महीने के 800 रुपए मिलते हैं, और मुझे अपने दोनों वक्त का खाना, मतलब मेरा खाने पीने का पूरा खर्चा इन्हीं का है, और 800 रुपए मुझे मिलता है। अब यूं देखा जाए तो क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार आया है? बिल्कुल आया है। भाई फाइनेंशियल स्टेटस सुधरना तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है, ये मैं इंक्रीज होता हुआ दिखा देती हूँ यहाँ। फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होता हुआ तो जरूरी भी है, दो और खाना पूरा इसको मिल रहा है, परिवार की भी सिचुएशन और जो हालत है वो सुधर जाएगी, तो देखा जाए तो इसे खुश होना चाहिए। बट जब अनीस जंग बोलती है कि तुम्हें अपना जॉब अच्छा लगता है क्या, तो यहाँ पर ये कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन इसके चेहरे पे एक जो केयर फ्री लुक हुआ करता था ना पहले, एकदम आजाद ख्यालात का, जहां मन आए वहां जा सकता है, अब वो सेम एक्सप्रेशन हमारे साहिब आलम के चेहरे पे नहीं रहा। ही हैड लॉस्ट द केयरफ्री लुक। केयरफ्री लुक के एकदम बेपरवाह होकर जहां चाहे वहां जा सकता था, ठीक है, चेहरे पर एक आजादी वाला एक एक्सप्रेशन हुआ करता था, अब वो नहीं रहा है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो बेसिकली जो पहले उसके चेहरे पे एक जो आजादी का भाव रहता था, वो इसलिए कि भले ही वो गार्बेज के अंदर वो रैग पिक करता रहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक था, वो जब चाहे जहां चाहे वो जा सकता था। उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो फुलफिल करने का उसके पास एक साधन था, एक तरीका था, और वो तरीका क्या था कि वो रोज उसमें क्यूरियोसिटी रहती थी कि आज जब हम जब कचरा बीन रहे होंगे तो देखते हैं आज हमें कचरे में क्या नई चीज मिलती है, लेट्स सी। क्यूरियोसिटी फुलफिल करने का उसके पास एक मीडियम था, एक तरीका था। लेकिन अब वो तरीका उसके पास नहीं रहा, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है, अब उसका मालिक कोई और है। और कौन है? वो जो टी स्टॉल का जो मास्टर है, वहां वो जो मालिक है वो अब हमारे साहिब आलम का मालिक हो चुका है। और इसीलिए वो जो कचरे का थैला उठाता था ना, वो कचरे का थैला साहिब के लिए हल्का था, क्योंकि वो कचरे का थैला साहिब का खुद का था। तो वो अपनी मर्जी का मालिक था, वो कचरे का थैला साहिब का खुद का था। लेकिन ये जो केतली उठाता है ना, वो केतली का वजन ज्यादा लगता है इसको, तो वो ज्यादा इसलिए नहीं कि भाई कचरे की थैली का वजन कम है और ये 100 किलो की ये कैनिस्टर, नहीं, ये वो वजन नहीं है। ये वजन बेसिकली बर्डन का है, एक जो साइकोलॉजिकल बर्डन आता है ना, मतलब बेसिकली कैनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है, द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो जो प्लास्टिक बैग ऑफ जो गार्बेज वाला जो था, वो प्लास्टिक बैग भले ही उसका वजन कितना भी ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी उसको उठाते हुए कभी भी कोई आफत नहीं महसूस करी हमारे साहिब आलम ने, उसको कभी भी भार नहीं लगा कि अरे मुझे ये काम करना होगा। क्यों? क्योंकि वो खुशी से वो काम करता था। होता है ना कि आप अगर कोई ऐसा काम करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप 2 मिनट में आपको नींद आने लग जाएगी, या आपका सर भारी होने लग जाएगा, मतलब आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। बट लेट्स से आपको अगर गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो अगर वो पूरी रात भी आप गिटार बजाते रहोगे तो यू वोंट फील टायर्ड, क्योंकि आप अपनी खुशी का और अपने मन का काम कर रहे हो, तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो, आप बहुत खुश हो रहे होते हो उसे लेकर, राइट?
द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, टी शॉप के मालिक का वो कैनिस्टर था। तो यहाँ बेसिकली मैं बता देती हूँ कि ये जो कैनिस्टर है वो कैनिस्टर और उसका ये जो वेट है, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यही वो बर्डन है जिसकी वजह से इन बच्चों का जो बचपन है वो खो जाता है। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही थी। और जो मैंने शुरू में बताया था कि किस तरीके से बच्चों के बचपन का गला घोट दिया जाता है गरीबी, किस तरीके से बच्चों का बचपन खत्म कर देती है, वो यही है कि गरीबी की वजह से ये बच्चा अपना एक मामूली सी क्यूरियोसिटी भी फुलफिल नहीं कर पाता है ना। तो दिस इज हाउ दिस चाइल्ड गॉट एक्सप्लॉइटेड, राइट। आई होप आपको पूरी स्टोरी, पूरा ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर ये वाली स्टोरी तो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप जानते हैं मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, तो मेक श्योर यू कमेंट। इसके अलावा बेटा अगर कोई भी डाउट है तो उसे भी जरूर पूछना, कोई क्वेश्चन है पूछना, कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो वो भी मुझे जरूर कमेंट करना, राइट। आई वेलकम योर ओपिनियंस और डाउट्स, क्वेश्चंस। आपको पता है मैं कभी भी उन्हें खाली नहीं जाने देती, ठीक है। तो जरूर से जरूर कमेंट करके मुझसे पूछना। इसके अलावा अपना ढेर सारा ध्यान रखना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करेंगे उतना ये वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, तो जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं बहुत दफा इस बार रिपीट कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल उन्होंने स्पेशली बोला मैम आपकी जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो 12th के भी आपको इसी तरीके से नोट्स मिलेंगे। और ये मत सोचना कि बस मैंने लकीरें खींची हुई है तो बस आपको ये मिलेगा, मैं और भी लिखती हूँ और भी नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो आपको वो सब मिलेगा। और इसके अलावा और भी जो क्लास 12 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू जॉइन टेलीग्राम चैनल, आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो बेटा जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।